मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानेंगे, उसमें विशेषकर केंद्रीय प्रशासन के बारे में। यह विषय यूजी सेमेस्टर 1 के DSC 1A के अंतर्गत भारत का इतिहास प्रारंभ से 650 ईस्वी तक में आता है और साथ ही यह यूजी सेमेस्टर 2 के CC 3 के पेपर भारत का इतिहास ईसा पूर्व 300 से ईस्वी 650 तक के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। इस कारण यह विषय दोनों ही सेमेस्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी-कभी परीक्षाओं में केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दोनों को संयुक्त रूप से वर्णन करने के बारे में कहा जाता है और कभी-कभी केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन को अलग-अलग रूप में वर्णन करने के बारे में कहा जाता है। तो इस कारण इसे हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। प्रथम हम लोग का होगा केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। इस वीडियो में हम केंद्रीय प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मौर्य प्रशासन, ये दो भाग में है। पहला है केंद्रीय प्रशासन, जिसके अंतर्गत सम्राट, मंत्री परिषद, केंद्रीय अधिकारी तंत्र, भूमि तथा राजस्व, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्तचर विभाग और लोक कल्याणकारी कार्य आते हैं। जबकि प्रांतीय प्रशासन में प्रांत, मंडल, जिला एवं ग्राम ये सभी आते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में, जैसे कहा गया पहले भी, हम लोग केंद्र प्रशासन के विभिन्न पक्षों को जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, यह बताना आवश्यक है कि मौर्य शासकों ने शक्तिशाली नंदों को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु, मित्र एवं सलाहकार तथा प्रधानमंत्री चाणक्य के सहयोग से नंदों को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। यह साम्राज्य लगभग 322 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा। इस दौरान मौर्यों ने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिसका महत्व इस बात से हम लोग लगा सकते हैं कि कालांतर में अंग्रेजों ने भी उसी प्रशासनिक व्यवस्था को स्वीकार किया और उसी के आधार पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित की। इसके अतिरिक्त बाद के कालों में स्थापित होने वाले राजवंशों ने मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण किया। यद्यपि उनमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु उसका आधार मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था ही रही। तो हम लोग यहाँ केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा है सम्राट। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में सम्राट प्रधान होता है। सभी प्रशासनिक व्यवस्था उसके चारों ओर या उसके इर्द गिर्द ही घूमती है। इसी तरह मौर्यकालीन में भी मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक था, जिसमें राजा में सभी अधिकार निहित थे। वह सैनिक, न्यायिक, वैधानिक एवं कार्यकारी मामलों में सर्वोच्च अधिकारी था, अर्थात वह प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, कानून निर्माता एवं धर्म प्रवर्तक था। वह साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता था और इस प्रकार वह प्रशासन का प्रमुख स्रोत था। उसकी दिनचर्या काफ़ी कठोर होती थी और प्रत्येक क्षण वह प्रजा की प्रतिवेदनों को सुनने के लिए तत्पर रहता था।
सम्राट मुख्यतः राजधानी में रहता था तथा विशाल राजप्रासाद में निवास करता था। उसकी राजसभा ऐश्वर्य एवं शान शौकत से परिपूर्ण रहती। वह अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान रखता था। वह सदैव सशस्त्र अंगरक्षकों से घिरा रहता था। राजमहल से बाहर निकलने पर मार्ग में सशस्त्र अंगरक्षक उसकी सुरक्षा के लिए तैनात किए जाते थे। यहाँ यह ध्यान रखना है कि मौर्य शासकों ने जो अपने प्रभुत्व की स्थापना की, जो राजा के संबंध में जो विचारधाराएं स्थापित की, उसके अनुसार उन्होंने दैवी सिद्धांत को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया और ना ही पूर्ण रूप से अस्वीकार किया, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक चाणक्य का भी योगदान था, जो वैदिक साहित्य के अनुसार उसने मौर्य साम्राज्य को स्थापित की थी। इस कारण मौर्यकालीन सम्राट में दैवी सिद्धांत को काफ़ी हद तक स्वीकार किया जाता है, पूर्ण रूप से नहीं, काफ़ी हद तक। मौर्यकालीन शासक निरंकुश थे, परंतु वे अपनी निरंकुशता का प्रयोग नहीं करते थे। वे विधान के अनुसार शासन करते थे। एक और बात यहाँ कहना है कि मौर्य शासक या मौर्य सम्राट काफ़ी वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे और उसके दरबार में उसके अधीनस्थ शासक भी उपस्थित होते थे। यहाँ तक कि जब वह अपने केशों को धोता था, तब अधीनस्थ शासकों को उपस्थित होना आवश्यक था। अर्थात कह सकते हैं कि मौर्य सम्राटों ने सम्राट के पद को काफ़ी उच्चता प्रदान की, एक उच्च स्तर तक ले गए, जिसने कालांतर में आने वाले राजवंशों के लिए एक मानक स्थापित किया। दूसरा हमारा है मंत्री परिषद। कौटिल्य ने मंत्री परिषद के बारे में कहा है कि वह प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा पहिया है। प्रथम पहिया शासक को माना गया है। अर्थात कहने का है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए शासक के साथ साथ मंत्री परिषद का होना भी अति आवश्यक है। इन दोनों के अभाव में शासन कार्य को चला पाना असंभव कार्य था। राजा के बाद मंत्रियों का स्थान महत्वपूर्ण था। राजा मंत्रियों की सलाह से शासन करता था। जैसे कि पहले कहा गया, कौटिल्य के अनुसार प्रभुत्व सहायता द्वारा ही संभव होता है, केवल अकेला पहिया नहीं चला सकता। इसलिए राजा मंत्रियों को रखकर उनकी सलाह को सुनता है। मंत्रियों की सभा परिषद कहलाती थी। कौटिल्य ने दो प्रकार के मंत्रिण अमात्य का वर्णन किया है। मंत्रिण परिषद के मुख्य सदस्य होते थे, जिनमें प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनापति और युवराज आदि सम्मिलित थे, तथा अमात्य परिषद के अन्य सदस्य होते थे। अमात्य की तुलना आधुनिक राजमंत्री के समान की गई है। मंत्री परिषद नीति बनाती थी और अमात्य उसे चलाते थे। साधारणतया मंत्री परिषद का कार्य नए कार्य करना, शुरू किए गए कार्य को पूरा करना और अन्य कार्यों को विकसित करना तथा प्रशासन में अनुशासन को बनाए रखना था। मंत्री परिषद राजा पर नियंत्रण रखती थी। जैसा कि पहला कहा गया, शासक मंत्री परिषद के द्वारा ही मंत्री परिषद के अनुसार ही शासन करता था। यद्यपि वह निरंकुश था, परंतु उसे मंत्री परिषद सलाह की वो अपेक्षा नहीं कर सकता था। मंत्री अपने कर्तव्यों के पालन के लिए राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। अर्थात दोनों एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी थे और एक दूसरे के सलाहों को पूर्णतः सम्मान देते थे। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पन चांदी का सिक्का वार्षिक वेतन दिया जाता। पन अर्थात चांदी का सिक्का, जिसका वजन लगभग 80 रत्ती के समान होता था और वह तांबा के कांसापान के समान था, जो प्राचीन काल में चलता था। मंत्री परिषद के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय अधिकारी तंत्र की स्थापना की गई थी, या इसे अफसरशाही कह सकते हैं, जिसकी काफ़ी अधिक संख्या में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी अधिक संख्या में केंद्रीय अधिकारी हैं। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन को अनेक विभागों में विभाजित किया गया था, जिसे तीर्थ कहा जाता था।
अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान का अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख हुआ है। यानी उस समय 18 विभाग बटे हुए थे केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था, और उसके विभिन्न अध्यक्ष थे, जिसमें पहला है मंत्री, दूसरा समाहर्ता जो राजस्व वसूल करने वाले विभाग का प्रधान था, सन्निधाता राजकोष का अधिकारी, सेनापति जो सेना संचालक, युवराज शासक के बाद आने वाला दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति, प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश, नायक सेना का संचालक, क्रमांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक, व्यवहारिक दीवान न्यायालय का न्यायाधीश, मंत्री परिषद अध्यक्ष मंत्री परिषद का प्रधान अधिकारी जो मंत्री परिषद के मंत्रियों पर नियंत्रण रखता था या उन पर उनका निरीक्षण करता था, 11 दंडपाल, सेना सामग्री जुटाने वाला प्रधानाधिकारी, अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, या अंत का अर्थ ही है सीमावर्ती, दुर्गपाल देश के अंदर दुर्गों का प्रबंधक, 14 नागरक जो नगर का प्रमुख अधिकारी था, 15 प्रशासता राज्य के कागजों का संरक्षक एवं राजादेशों को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी, 16 है द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला अधिकारी, 17 अंतर्वंशिक सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान, और 18 है आठवीं वन विभाग का प्रधान अधिकारी। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में अन्य अधिकारियों की सूचना भी प्राप्त होती जिन्हें अध्यक्ष कहा गया है। यानी इन 18 विभागों के अतिरिक्त और भी अन्य विभाग थे जिसके जो विभिन्न अध्यक्षों के अंतर्गत प्रशासित होते थे। मौर्यों के केंद्रीय प्रशासन में अध्यक्षों का महत्वपूर्ण स्थान था तथा 1000 पन वार्षिक वेतन उन्हें दिया जाता था। उल्लेखनीय है कि इन अध्यक्षों की नियुक्ति अमात्यों में से ही की जाती थी, यानी जो अमात्य योग्य होते थे उन्हें इन विभागों का प्रभार सौंपा जाता था। उसके बाद आता है भू राजस्व, महत्वपूर्ण विभाग ये भी था। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्यतः भू राजस्व व्यवस्था थी। साम्राज्य की समस्त आर्थिक कार्यकलापों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता था। कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया और अधिकाधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि पर राज्य तथा कृषक दोनों का अधिकार होता था। राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाला अधिकारी सीताध्यक्ष कहलाता था, जो दासों, कर्मकारों और बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। सिद्धांता उपज का 6ठा भाग यानी 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था, परंतु व्यवहार में आर्थिक स्थिति के अनुसार कर दरों में परिवर्तन संभव था। अर्थशास्त्र में यूनानी प्रमाणों के अनुसार कृषि की आय 25% तक कर देना पड़ता था। यदि कोई किसान अपने हल, बैल, उपकरण, बीज आदि लगाकर राज्य की भूमि पर खेती करता तो उसे कुल उपज का आधा भाग देना होता था। यानी भूमि होती राजा की, और किसान जब अपने उपकरणों को लगाकर उसमें खेती करता तो उसे कुल उपज का आधा भाग देना पड़ता था। और यदि कोई किसान राजकीय भूमि पर राजा के द्वारा दिए गए उपकरणों, हल, बैल, बीज आदि के सहायता से खेती करता था तो उसे कुल उपज का 1/4 हिस्सा दिया जाता था, जो उसके वेतन के रूप में या उसे पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी किसान होते थे जिन्हें बिना पारिश्रमिक के राजा की भूमि पर कृषि कार्य करना पड़ता था। इसे बेगार या विष्टि कहा गया है। भूमि कर को भाग कहा जाता था। राज्य की भूमि से प्राप्त कर को सीता कहा जाता था। कृषकों को सिंचाई कर भी देना पड़ता था। नगरों में जल एवं भवन कर लगाए जाते थे। राज्य की आय के अन्य प्रमुख साधन राजा की व्यक्तिगत भूमि से होने वाली आय, सीमा शुल्क, चुंगी, बिक्री कर, व्यापारिक कर, सड़कों घाटों पर लगने वाले कर, अनुज्ञा शुल्क, लाइसेंस फी, अनुज्ञा शुल्क, आर्थिक दंड के रूप में जो प्राप्त हुए जुर्माने आदि थे। समाहर्ता नामक अधिकारी करों को एकत्र करने तथा आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए उत्तरदायी होता था। स्थानिक तथा गोप नामक अधिकारी प्रांतों में करों को एकत्र करते थे। अधिकांश कर धान्य और वस्तुओं के रूप में लिया जाता था। वस्तुतः मौर्य काल में प्रथम बार कर प्रणाली की विशिष्ट रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसका विवरण हमें अर्थशास्त्र से मिलता है। मतलब इस समय मौर्य काल में जो कर व्यवस्था अपनाई गई वो अपने आप में एक मौलिक व्यवस्था थी,
क्योंकि इससे पूर्व इससे संबंधित कोई भी विशेष सूचना प्राप्त नहीं होती है। इस कारण मौर्य काल में ही इस कारण कहा गया है कि मौर्य काल में ही प्रथम बार कर प्रणाली की विस्तृत व्यवस्था की गई, जिसकी सूचना हमें अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। इन सभी करों को अलग-अलग मदों में खर्च किया जाता था, जैसे राजा के सुख साधन पर, राजा के सुख साधनों पर, आर्थिक गतिविधियों पर, जनता के सुख सुविधा पर, विभिन्न मदों पर इन आय को खर्च किया जाता था। इसके बाद है सैन्य प्रशासन। उल्लेखनीय है कि मौर्य सेना का प्रधान अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद इस विभाग का दूसरा पदाधिकारी सेनापति था, जिसे 48,000 पन्न वार्षिक पन्न दिया जाता था। मौर्य सेना 4 अंगों में थी, जो अश्व, गज, रथ एवं पैदल में विभाजित थी। प्रत्येक सेना का अध्यक्ष होता था, जो सेनापति निरीक्षण में कार्य करता था। सेनापति के निरीक्षण में कार्य करता था। इन्हें 8,000 पन्न वार्षिक वेतन दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन का उत्तरदायित्व नायक पर होता था। सेनापति के पश्चात नायक सैनिक संगठन का दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसे 12,000 पन्न वार्षिक वेतन के रूप में दिया जाता था। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिसका अध्यक्ष नौअध्यक्ष होता था। सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए सुदृढ़ दुर्गों के निर्माण किया जाता था, जिसका प्रधान अंतपाल नामक अधिकारी होता था। मौर्यों के पास विशाल सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस नंद शासक को पराजित किया, उससे उसने काफ़ी बड़ी मात्रा में सेना प्राप्त की थी, और इसमें से अधिकांश सैनिक नंद की सेवा करते थे, जो अब चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन आ गए थे। सैनिकों की संख्या समाज में कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। सैनिकों को उस समय नगद वेतन भी दिया जाता था। अब प्रत्येक सैनिक को इतना अधिक वेतन प्राप्त होता था कि वह बिना किसी कठिनाई के अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। यहाँ उल्लेखनीय यह भी कहना आवश्यक है कि सैनिकों को सिर्फ युद्ध कार्य के लिए ही रखा गया था। शांति काल में वे बहुत आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे। चूँकि मौर्यों के पास विशाल सेना थी, तो इसके प्रबंधन के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसका वर्णन हमें मेगास्थनीज के विवरण से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और कुछ वर्षों के लिए वह मौर्य साम्राज्य में निवास करने के लिए आया था। मेगास्थनीज जो वर्णन दिया उसके अनुसार सेना का प्रबंध 6 समितियों के द्वारा की जाती थी, जिसमें जो 30 सदस्यों वाले सभा की अंग थी, और प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति होते थे, जिसके प्रत्येक समिति 5 सदस्य होते थे, और प्रत्येक समिति के अपने कार्य होते थे। जैसे पहली समिति जल सेना की व्यवस्था करती थी, दूसरी समिति सामग्री, यातायात, रसद की व्यवस्था करती थी, तीसरी समिति पैदल सैनिकों की व्यवस्था, चौथी समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था, अश्वारोही घुड़सवार सेना, पांचवी गज सेना की व्यवस्था, तथा छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी। इनके कुशल प्रबंधन के कारण सेना की सक्रियता बनी रही, जिसके बल पर चंद्रगुप्त ने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इस संबंध में प्लूटार्क ने भी कहा है कि प्लूटार्क जो यूनानी इतिहासकार था, यूनानी लेखक था, ने कहा है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण किया और विजित हुआ। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि मौर्यों के पास विशाल सेना थी, जिसके आधार पर उन्होंने संपूर्ण भारत पर विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और इन समिति गठित की गई थी, उसके कारण से यह समझ आता है कि मौर्यों ने जो सेना रखी थी वो सक्रिय थी, और प्रत्येक क्षण या किसी भी परिस्थिति के लिए वह पूर्ण रूप से तैयार रहती थी। इसके बाद आता है हमारा न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन जैसे कि कहा गया है, सम्राट प्रधान न्यायाधीश होता था, और उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। किसी प्रकार की सुनवाई में वह अंतिम निर्णय देता था।
इसके अतिरिक्त संपूर्ण साम्राज्य में अनेक अदालतें होती थी, अर्थात प्रत्येक स्तर पर, संगठन के प्रत्येक स्तर पर अपनी अदालतें होती थी, जैसे प्रांत स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तरों पर। प्रत्येक स्तर पर एक न्याय व्यवस्था बनी हुई थी जिसमें विवादों को सुलझाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार जो अमात्य धर्मोक्ता शुद्ध धार्मिक प्रलोभन से मुक्त हैं उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। न्यायाधीशों को धर्म, व्यवहार, चरित्र तथा राष्ट्र शासन का अध्ययन करके ही दंड का निर्णय करना पड़ता था। न्यायालय मुख्यतः दो प्रकार की होती थी। पहला धर्मस्थीय यानी दीवानी न्यायालय, जिसमें आर्थिक झगड़ों को सुलझाया जाता था, और कंटक शोधन न्यायालय जिसमें हत्या आदि संबंधित आपसी विवाद से संबंधित समस्याओं को सुलझाया जाता था। इन दोनों न्यायालयों में 3-3 न्यायाधीश संयुक्त रूप से न्याय का कार्य करते थे। विदेशियों के मामले की सुनवाई के लिए विशेष प्रकार की अदालतों का गठन किया जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माने होते थे। कौटिल्य ने 3 प्रकार के अर्थदंडों का उल्लेख किया। पहला पूर्व साहस दंड 48 से 96 पन, जिसमें लगता था जुर्माने के रूप में। मध्यम साहस दंड, जिसमें 200 से 500 पन जुर्माने के रूप में दिया जाता था, तथा उत्तम साहस दंड, जिसमें 500 से 1000 पन जुर्माने के रूप में दिया जाता था। अर्थात जुर्माने की राशि के आधार पर अर्थदंडों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। इसके अतिरिक्त कैद करना, कोड़े मारना, अंग भंग करना, मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। कारीगरों के अंग भंग करने पर मृत्युदंड दिया जाता था। ब्राह्मण विद्रोहियों को जल में डुबाकर मृत्युदंड दिया जाता था। न्यायालय के कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था थी, अर्थात जो न्याय करता था उसके कर्मचारियों के लिए भी मौर्य शासकों ने दंड की व्यवस्था की थी। जैसे गलत बयान लिखने पर निरपराध व्यक्तियों को कारावास देने, अपराधियों को छोड़ देने के दोष में न्यायालय के कर्मचारियों को दंडित किया जाता था। जिस अपराध में कोई प्रमाण नहीं मिलता वह जल, अग्नि या विष के द्वारा दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। यानी विभिन्न प्रकार के विधियों के द्वारा न्याय व्यवस्था को चलाया जाता था, न्याय करने की प्रक्रिया को अपनाया जाता था। इसके बाद गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रशासन व्यवस्था। जैसा कि कहा जाता है, मौर्यों की विशाल साम्राज्य थे जिसकी कुशलता का आधार उनका गुप्तचर विभाग था। यह विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन था जिसे महामात्य सर्प कहा जाता था। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया है। इस विभाग में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती थी जिनका चरित्र शुद्ध एवं निष्ठा की परीक्षा सब प्रकार से ली जाती थी। पूरे साम्राज्य में जाल सा बिछा हुआ था। अब वे अनेक प्रकार के छद्म वेश धारण कर भ्रमण किया करते थे, यानी रूप भेष बदलकर भ्रमण किया करते तथा दिन प्रतिदिन के कार्यों की सूचना सम्राट को दिया करते थे। वे सभी प्रकार के पदाधिकारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखते थे। यूनानी लेखकों ने उन्हें निरीक्षक तथा ओवरसियर्स कहा है। स्ट्रैबो के अनुसार इन दोनों पदों पर अत्यंत योग्य एवं विश्वसनीय व्यक्तियों को रखा जाता था। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। पहला संस्था, अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले, जैसे दुकानदार वगैरह जो कार्य करते थे उन्हें इसमें रखा जाता था। संचरा, अर्थात प्रत्येक स्थान में भ्रमण करने वाले, इसमें भिखारी बन के गुप्तचरी करते थे या साधु का वेश धारण कर वे विभिन्न स्थानों में घूम कर सब गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखते थे। पुरुषों के अतिरिक्त चतुर स्त्रियां भी गुप्तचरी का कार्य करती थी। यदि कोई गुप्तचर गलत सूचना देता तो उसे दंड भी दिया जाता था और पद मुक्त भी कर दिया जाता था। इसके अतिरिक्त जो गुप्तचर महत्वपूर्ण सूचना देता, उपयोगी सूचना देता, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता था। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था की एक विशेषता यह भी थी कि गुप्तचरों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी, अर्थात गुप्तचरों की गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, दृष्टि बनाए रखने के लिए भी गुप्तचरों की नियुक्ति की जाती थी। अर्थात एक गुप्तचर के ऊपर एक और गुप्तचर की नियुक्ति होती थी, अर्थात गुप्तचरों की दोहरी प्रणाली अपनाई गई थी। इसी का परिणाम था कि मौर्य शासकों ने सफलतापूर्वक शासन किया और आवश्यकता पड़ने पर
होने वाले विद्रोहों को वो समय पर नियंत्रित कर पाने में सफल हुए। इसके बाद आता है लोक कल्याणकारी कार्य। यद्यपि मौर्य निरंकुश शासक थे, परंतु उन्होंने प्रजा के हित की कभी उपेक्षा नहीं की। अपनी प्रजा के भौतिक जीवन को सुखी सुविधापूर्ण बनाने के उद्देश्य से उन्होंने कई उपाय किए। यातायात की सुविधा के लिए विशाल राजमार्गों का निर्माण करवाया। सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन नामक प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया। यह झील चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बना, जिसे अशोक ने भी उसमें सुधार किए। कालांतर में रुद्रदामन जो शक शासक था, उसने भी उसको मरम्मती करवाया। उसके पश्चात गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने भी इस झील को मरम्मत करवाया जब यह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। अतः सुदर्शन झील काफी प्राचीन रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से लेकर स्कंदगुप्त के काल तक इसके वर्णन हमें प्राप्त होते हैं तत्कालीन साहित्यों से। अशोक के समय में उसके राज्यपाल दुःशासन ने झील से पानी के निकास के लिए मार्ग बनवाए थे। इसके अतिरिक्त नागरिकों के स्वास्थ्य शिक्षा के लिए अनेक प्रकार से औषधालयों तथा विद्यालयों की स्थापना भी राज्य की ओर से करवाई गई थी। जनता का व्यापारियों के शोषण से बचाने तथा दासों को स्वामियों के अत्याचारों से बचाने के लिए व्यापक उपाय किए गए थे। राज्य अनाथों, विधवाओं, मित्र सैनिकों, कर्मचारियों के परिवार के भरण पोषण का दायित्व भी वहन करता था। मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा के लिए अशोक ने देश विदेश में अस्पताल खोले। प्रत्येक आधे कोस पर कुएं और विश्राम गृह बनवाए। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्षों को लगवाया। जहां औषधि के पौधे न थे, वहां उनका रोपण किया गया। वह अपनी प्रजा के लौकिक और पारलौकिक कल्याण चाहता था। इस प्रकार मौर्य प्रशासन एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को चरितार्थ करता है। कहने का अर्थ है कि मौर्य शासक यद्यपि निरंकुश थे, परंतु उन्होंने कभी भी जनता के हितों को अनदेखा नहीं किया। वे लगातार जनता के सुख सुविधाओं के लिए प्रयासरत रहे और इसके लिए जो भी उपाय हुए उन्होंने किया और अपनी जनता को प्रसन्न रखने का प्रयास किया। जैसा कि हम लोग अशोक के इस बारे में जानते हैं, अशोक ने अपने प्रथम शिलालेख में, जिसका संबंध कलिंग से है, में उल्लेख किया है कि उसने कहा है कि सभी प्रजा मेरे संतान के समान है। अतः अशोक ने अपनी समस्त प्रजा को संतान के रूप में देखा और उनके सुख सुविधा के लिए जितने प्रयास हो सकते थे उसने किए, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो, चाहे वो पारलौकिक स्तर पर हो। उसने अपने प्रजा के बौद्धिक विकास या नैतिक चरित्र के उत्थान के लिए भी काफी प्रयास किए। उसने अपने धर्म के द्वारा नागरिकों के जीवन को सुधारने का प्रयास किया। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्य शासकों ने प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ जनता के कल्याण के लिए भी काफी कार्य किए और उन्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा देने का प्रयास किया। तो छात्रों, ये हमारा था मौर्य प्रशासन का केंद्रीय भाग, जिसमें हमने उनके विभिन्न पक्षों को देखा और यह जानने का प्रयास किया कि मौर्यों की व्यवस्था कितनी कुशलतापूर्वक चलती थी और उन्होंने विशाल साम्राज्य को किस प्रकार से बनाए रखने का प्रयास किया। इसमें कई स्थानों पर महत्वपूर्ण शब्दों को भी उल्लेखित किया गया है, अर्थात उन्हें लाल रंग से दिखाया गया है ताकि जिससे कि आपको ये समझ आए कि ये विशेष शब्द है और हो सकता है कि इससे संबंधित सवाल परीक्षा में आ जाए वैकल्पिक प्रश्न के रूप में या बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में। इसलिए आप ये लोग इसमें इस चीज़ को भी ध्यान रखिए और इसे ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन कीजिए ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आशा है कि यह वीडियो आप लोग को अवश्य पसंद आएगा और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।